हाय फ्रेंड्स, आई एम सी ए परीक्षित भरादे। मैं आप सबका बैंक ऑडिट सीरीज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि एडवांसेस जो सेक्शन है एलएफआर में काफी कुछ क्वेश्चंस है रिगार्डिंग एडवांसेस। तो उसे किस तरह से चेक करना चाहिए, एडवांसेस पोर्टफोलियो किस तरह से वेरीफाई करना चाहिए, क्वेश्चनर के अगेंस्ट में किस तरह से आपको आंसर्स देना है। तो दिस वीडियो विल कवर कंप्लीटली ऑडिट ऑफ एडवांसेस with respect to LFR. Now we will move on to the topic. तो एडवांसेस कौन से चेक करने चाहिए, सैम्पलिंग किस तरह से लेना चाहिए, इसके बारे में कुछ गाइडेंस दूंगा मैं आपको। एलएफआर जो है वो 2020 में रिवाइज हुआ है। दैट न्यू एलएफआर इज एप्लीकेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2021। सो व्हाट इज द मेजर चेंज बिटवीन द ओल्ड एलएफआर एंड द न्यू एलएफआर? ओल्ड एलएफआर में जो लार्ज एडवांसेस की डेफिनेशन थी वो थी 2 करोड़ या फिर 5% ऑफ द एडवांसेस। Now in the coming LFR, that is LFR new LFR 2020, the limit is increased to 10 crore or 10% of the aggregate advances. So this will be the major change. Earlier it was 2 crore or 5%. Now it is 10 crore or 10%. One major change is also is there that earlier whatever the 2 crore or 5% we are taking is of only fund-based limit. Now as per the new LFR, this 10 crore and 10% limit is applicable for the both fund, means non-fund basis also and fund base also. So you have to calculate both fund based limit कितना है, नॉन फंड बेस्ड लिमिट कितना है, ब्रांच का टोटल कितना होता है। सपोज वी विल टेक एन एग्जांपल। अगर बैंक के फंड बेस्ड लिमिट है सपोज 200 करोड़ रुपीस और नॉन फंड बेस्ड लिमिट है 50 करोड़ रुपीस, तो टोटल विल बी 250 करोड़ रुपीस। 10% विल बी 25 करोड़ रुपीस और 10 करोड़ विच एवर इज लो, so the limit will be 10 crore. Again, whenever we are talking about borrower wise, in borrower wise also you have to take the both the limits, fund base as well as non fund base. Now यहाँ पे ये जो लिमिट है, यहाँ तक आपको लार्ज बोरोवल का जो एक पर्टिकुलर फॉर्म है, यहाँ पे आपको डिटेल्स पूरी भरनी है। जो एलएफआर में है, ये एलएफआर में आपको लार्ज बोरोवल के लिए कंप्लीट रिपोर्ट देना पड़ता है। ये रिपोर्ट आपको ब्रांच मैनेजर फिल करके देगा। देन यू हैव टू वेरीफाई ईच एंड एवरी transaction, each and every comment given by the bank manager, whether it's true or fair. Then you have to report your observation on this particular account. So LFAR में लार्ज एडवांसेस के लिए स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट में ही आपको ऑब्जर्वेशंस देना है। वो फॉर्मेट फिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी ब्रांच मैनेजर में। सो वेन एवर यू आर गोइंग फर्स्ट टू द ब्रांच, आस्क द ब्रांच मैनेजर व्हाट आर दिस टाइप ऑफ एडवांसेस। 10 करोड़ या 10% की जो लिमिट है, इसमें कितने एडवांसेस आ रहे हैं, उसका एनेक्चर आपने बनाया है नहीं बनाया है, तो एनेक्चर बना के फिल करके हमें दीजिए। देन वेरीफाई ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट योर ऑब्जर्वेशन। कमिंग टू द अदर एडवांसेस, तो अदर एडवांसेस आपको टेस्ट चेक पे लेना है। तो ओवरऑल एडवांसेस पोर्टफोलियो कितना चेक करना चाहिए, अगर इसकी बात करूं मैं, तो एडवांसेस लार्ज एडवांसेस आपको 100% कवर करने, अदर एडवांसेस आपको टेस्ट चेक बेसिस पे करने हैं। यहाँ पे आपको आपका प्रोफेशनल जजमेंट यूज करना है, व्हाट सैंपल वी नीड टू चेक। मैंने यहाँ पे कुछ गाइडेंस दिया हुआ है कि सैम्पलिंग किस तरह से ले सकते हैं। तो ऑडिट सैम्पलिंग की अगर बात करूं मैं, तो ऐसे 530 बात करता है ऑडिट सैम्पलिंग के बारे में। तो आपको ऑडिट सैंपल किस तरह से लेना चाहिए, तो यहाँ पे एक बेसिक गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा मैं आपको कि जितने भी एडवांसेस के टाइप है आपके, जितने ब्रांच है, ब्रांच में अलग अलग एडवांसेस के टाइप है। फॉर एग्जाम्पल एफडीओडी लोन, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन, मॉर्गेज लोन, मुद्रा लोन, एग्री, केसीसी एंड डिफरेंट टाइप्स। तो आपके ब्रांच में जितने भी एडवांस है उसको सेग्रीगेट करो प्रोडक्ट वाइज और टाइप वाइज ऑफ द एडवांसेस में। देन सिलेक्ट इन ईच कैटेगरी ऑफ द एडवांसेस सैंपल। तो सैम्पलिंग के लिए आप जो भी मेथड अडॉप्ट कर रहे हो, दैट हैज टू बी नोटेड इन योर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज वी हैव टू मेंशन दैट। अगर एलएफआर में अगर आप आगे बात करेंगे, तो एलएफआर में मेंशन करना है कौन से अकाउंट आपने एग्जामिन किया। और अगर आपको नेक्स्ट टाइम अगर एक क्वेश्चन पूछा गया कि यही एडवांसेस क्यों लिए आपने, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने सैम्पलिंग किस तरह से लगाया था। तो फर्स्ट सैम्पलिंग के लिए मैं रूल बताऊंगा कि आप जितने भी ब्रांच में एडवांसेस के टाइप है, कैटेगरी ऑफ एडवांस है, उसको सॉर्टिंग करें।
और हर कैटेगरी ऑफ एडवांस कवर हो, इस तरह से सैम्पलिंग ले। देन इन ईच कैटेगरी ऑफ द एडवांसेस यू हैव टू मेक अ सैम्पलिंग ऑल्सो। तो सैम्पलिंग के लिए आप वहां पे अमाउंट वाइज स्ट्रेटा लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अप टू 10 लाख रुपीज वन स्ट्रेटा, 10 to 50 लाख रुपीज अनदर स्ट्रेटा, 50 लाख एंड अबव अनदर स्ट्रेटा। देन टेक योर जजमेंट कि 50 लाख के ऊपर की कितनी फाइल चेक करनी है अपने को, 10 से 50 में कितना परसेंटेज सैंपल चेक करना है, 10 लाख के नीचे कितना सैंपल चेक। नाउ नेक्स्ट वन, 10 करोड़ के अगर ऊपर है तो एलएफआर ने मैंडेट कर दिया है आपको कि आपको 100% चेक करना है। तो 10 करोड़ के अगर ऊपर लोन है तो आप आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको 100% सैंपल लेना। कमिंग टू द सीसीओडी लोन, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि भाई हमको हमारे ही पीरियड के लोन चेक करने हैं क्या? तो नहीं, यहाँ पे आपको सीसीओडी में मिक्स सैंपलिंग लेना है। जो न्यू सैंक्शन हुए हैं वो भी कवर करने हैं आपको, एज वेल एज जो ओल्ड लोन है जिसका रिन्यूअल हुआ होगा वो भी कवर करने हैं। देन एज पर एलएफआर, इस बार आपको एलएफआर में जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि लिस्ट ऑफ अकाउंट एग्जामाइन, आपने कौन कौन से अकाउंट चेक करे हैं वो मेंशन करना है। वो किस तरह से मेंशन करना है मैं आगे बताऊंगा आपको। तो कौन से अकाउंट चेक करे, कितने एडवांसेस है उसके, और वो बैंक के कितने परसेंटेज है लोन के। तो वेरी डिटेल इंफॉर्मेशन वी नीड टू गिव इन दिस एलएफआर। देन जो भी आप सैम्पलिंग ले रहे हो, जिस तरह से सैम्पलिंग मेथड चूज कर रहे हो, जो सैंपल्स आ रहे हैं, दैट मेक अ पर्टिकुलर इन योर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। देन मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी डू इज कि एनपी अकाउंट अपन सैंपल में लेते ही नहीं है। एनपी अकाउंट ब्रांच ने एनपीए कर दिया तो उसमें क्या चेक करना है, डोंट मेक दिस टाइप ऑफ मिस्टेक। ऑल्सो इंक्लूड एनपी अकाउंट फॉर सैम्पलिंग। एनपी अकाउंट में क्या क्या चेक करना चाहिए अपना नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो प्लीज स्टे ट्यून फॉर दिस नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। तो ओवरऑल आपको ऐसे 530 के हिसाब से ऑडिट सैम्पलिंग करना है। तो जो भी सैंपल लिए आपको वो सब डॉक्यूमेंटेशन करके उसको वेरिफिकेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जाता है कि ब्रांच में जाने के बाद एडवांसेस सेक्शन हमें अगर चेक करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने चाहिए। देन हाउ टू गो फर्दर स्टेप, क्योंकि एडवांस से जैसे हमने कैटेगराइज सैंपल करना है तो सैंपलिंग आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा। उसके पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेना चाहिए उसके बारे में गाइडेंस दूंगा। तो यहाँ पे आपको ब्रांच में जाने के बाद ब्रांच मैनेजर से पूछना है कि भाई अपना जो ऑडिट पीरियड है, सपोज अपना ऑडिट पीरियड 22-23, तो 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक कौन से नए लोन सैंक्शन हुए हैं उसके लिस्ट दीजिए। यहाँ पे एक कॉशियस वर्ड में बताना चाहूंगा, नए सैंक्शन या फिर डिस्बर्समेंट भी चेक करिए। काफी बार ऐसा हो सकता है कि लोन सैंक्शन पिछले पीरियड में हो बट डिसबर्समेंट आपके पीरियड में हो। देन इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि डिसबर्समेंट प्रॉपरली हुआ है नहीं हुआ वो चेक करना। देन सीसीओडी का लिस्ट लीजिए, 31 मार्च 23 का भी लीजिए, 22 का भी लीजिए, क्योंकि आपको इसमें से ये मालूम पड़ेगा कि 22 में कौन से लोन थे वही कंटिन्यू हुए हैं क्या, तो उनका रिन्यूअल चेक करना है। और 23 में अगर कोई नया लोन आया है तो उसका न्यू सैंक्शन में टाइप में चेक करना है। देन ऑब्टेन कट बुक। कट बुक मतलब बैलेंस बुक, जॉटिंग, सब्सिडरी लेजर, पर्सनलाइज लेजर, अलग अलग नाम है। तो जो भी बैलेंस शीट में लोन है, फॉर एग्जांपल एफडीओडी लोन की अगर अमाउंट 50 लाख रुपए अगर अपने बैलेंस शीट में है तो कटबुक में आपको मिलेगा कौन सा अकाउंट नंबर है, क्या नाम है और कितनी अमाउंट है। दिस इज वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर यू, बिकॉज जब भी आपको सॉर्टिंग करना है, सैम्पलिंग करना है या फिर एनपीए चेक करना है तो लास्ट ईयर कौन से एडवांसेस थे, इस साल कौन से एडवांसेस है, यहाँ पे आपको कंपेरेटिव एनालिसिस मिल सकता है। देन ऑब्टेन टॉप लार्ज बोरोवेबल एक्सपोजर अकाउंट लिस्ट, कि अगर आपने अगर पर्टिकुलर एक सैंपल लगा लिया है, सपोज 50 lakhs इज योर लार्ज बोरोवेबल एज पर यू, तो 50 लाख के ऊपर के अकाउंट अलग से निकाल दीजिए। देन दैट 50 lakhs and above account should be verified by your senior staff. So this will only helpful for your category of division between your staff. Then obtain the list of stress account list as on 31st March 23. Now you will ask what is stress account list? तो बैंकिंग में जो ओवरड्यू होते हैं, SMA 0, SMA 1, SMA 2, तो ये जो स्ट्रेस अकाउंट लिस्ट है कि जहां पे रिकवरी टाइम पे नहीं आ रही, कुछ ना कुछ इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हो रहा है, तो वहां पे आपको स्ट्रेस अकाउंट लिस्ट मिल जाएंगे। वहां से ये जो लिस्ट है आपको ये काम में आएंगी एनपीए के लिए या फिर टू ट्रैकिंग द हिस्ट्री ऑफ द रीपेमेंट ऑफ द पर्टिकुलर लोन अकाउंट। देन नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिस्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर 22-23। ब्रांच में जाने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना है कि इस साल में जो भी आपके अकाउंट रिस्ट्रक्चर हुए होंगे उसको हमें स्पेसिफिकली लिस्ट बना के दीजिए। अगर सिस्टम से रिपोर्ट निकलता है, सीबीएस से रिपोर्ट निकलता है, तो सीबीएस से रिपोर्ट लीजिए, बिकॉज
व्हेन यू प्रोग्रेस योर ऑडिट, व्हेनेवर यू फाइंड सर्टेन एनपीए, तो बैंक मैनेजर का एक्सप्लेनेशन यही रहता है कि ये अकाउंट को हमने रिस्ट्रक्चर किया हुआ है. So first of all, obtain the list of restructure account and verify the whether restructuring is done as per agreements or not and what are the causes. और restructuring का अलग से ऑडिट करिए. Then क्विक मॉर्टेलिटी केसेस, ये भी एनपीओ में देना है आपको. क्विक मॉर्टेलिटी केस के लिए मैं बाद में आपको कवर करता हूँ. लिस्ट ऑफ एनपीए एज ऑन 31st March 22, लिस्ट ऑफ एनपीए एज ऑन 31st March 23. नाउ अगेन ईच एंड एवरी रिपोर्ट वी टेक इज कि 22 का भी ले रहे हैं अपन और 23 का भी ले रहे. द मेजर this is because for the comparison between the 22 figures and 23 figures. पिछले साल क्या था, इस साल क्या है. Then ask a list of account upgraded during the year 22-23. जो अकाउंट पिछले साल में एनपीए थे, इस साल में उसे परफॉर्मिंग में कन्वर्ट किया हुआ है, तो इसको कहते हैं अपग्रेडेशन ऑफ द अकाउंट. तो अपग्रेडेशन ऑफ अकाउंट की लिस्ट लीजिए, वेरीफाई करिए कि अपग्रेडेशन जो है वो एज पर आईरैक सर्कुलर हुआ है नहीं हुआ है. देन लिस्ट ऑफ अर्ली वार्निंग सिग्नल्स और रेड फ्लैग अकाउंट. तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि व्हाट इज अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, रेड फ्लैग किसे कहते हैं, ब्रांच के पास क्या कैटेगरी है इसको बाइफर्केशन करने के लिए या फिर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ब्रांच किस तरह से मेथड यूज कर रही है, और उसमें से कोई अगर अकाउंट है तो उसकी लिस्ट लीजिए. देन 10 करोड़ एंड अबव, जिस तरह से मैंने बताया कि 10 करोड़ के ऊपर के अकाउंट 100% चेक करने. द बैंक मैनेजर हैज टू गिव इन इंफॉर्मेशन फॉर दिस लार्ज बोरोवर इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट. तो उन्होंने वो दी है नहीं दी है. काफी बार हमको ये ऑब्जर्व होता है कि अगर अपन 3-4 दिन ऑडिट कर देते हैं और लास्ट डे अगर जब रिपोर्ट मांगते हैं बैंक मैनेजर से, तब तक उन्होंने बनाया हुआ नहीं है. तो उन्हें बिफोर हैंड बता दीजिए कि हमें ये रिपोर्ट चाहिए, और वो रिपोर्ट भरने के बाद ही आप ऑडिट करना शुरू करिए. ये सब डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद अपना नेक्स्ट स्टेप आता है कि बैंक मैनेजर को अपने को और बहुत सारी इंफॉर्मेशन पूछनी है. नाउ विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, विच टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन यू नीड टू आस्क. फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रांच में जाने के बाद आपको ये पूछना है कि उस पर्टिकुलर बैंक की सैंक्शनिंग पावर किस तरह से. फॉर एग्जाम्पल, अगर चीफ मैनेजर लेवल की ब्रांच है तो ब्रांच मैनेजर को कौन से लोन सैंक्शन करने की पावर है, चीफ मैनेजर को कौन से लेवल के सैंक्शन की पावर है. देन विच फाइल्स आर ट्रांसफर टू द रीजनल ऑफिस एंड जोनल ऑफिस एंड हेड ऑफिस. तो बैंक में हिरार्ची होती है, हर बैंक की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है. तो आपको सबसे पहले सैंक्शनिंग पावर लेना है, और सैंक्शनिंग पावर लेने के बाद आपको ये चेक करना है कि जो भी लोन सैंक्शन आपके पीरियड में हुए हैं वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने किए या नहीं. तो नेक्स्ट वन, आस्क बैंक टू प्रोडक्ट वाइज गाइडलाइन. बैंक के जितने अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, किसी का सेंट मॉर्गेज होता है, किसी का सेंट पर्सनल लोन होता है, सेंट व्हीकल लोन होता है, और व्हीकल लोन में भी अलग अलग कैटेगरी होती है प्रोडक्ट्स. तो बैंक को पूछे कि आपके कितने प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाइज बैंक की क्या गाइडलाइन है, बैंक की कुछ चेकलिस्ट है क्या, बैंक के कुछ नॉर्म्स है. फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग नॉर्म्स हो सकते हैं. तो आप जब ऑडिट करने वाले हो तो आपको नॉर्म्स अगर अच्छे से पता है तो आप ऑडिट अच्छे से कर सकते हैं. देन स्टॉक ऑडिट पॉलिसी. जनरली लार्ज बोरोवर जो 2 करोड़ के ऊपर के होते हैं, यहाँ पे स्टॉक ऑडिट किया जाता है. बट बैंक हैज इट्स ओन पॉलिसी. तो सबसे पहले वो भी पूछ लीजिए आप कि स्टॉक ऑडिट की बैंक की पॉलिसी क्या है. फॉर एग्जाम्पल, कुछ बैंकों में हाफ ईयरली स्टॉक ऑडिट होता है, तो आपको चेक करना है कि साल में 2 बार स्टॉक ऑडिट हुआ है नहीं हुआ है. तो कुछ बैंकों में 1 करोड़ की लिमिट लेते हैं, कभी 2 करोड़, कभी 5 करोड़. तो आपको ये चेक करना बैंक के स्टॉक ऑडिट की पॉलिसी क्या है. देन फाइंड आउट एलिजिबल स्टॉक ऑडिट यूनिट्स. फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने अगर आपको बोल दिया है कि 2 करोड़ की हमारी स्टॉक ऑडिट की पॉलिसी, मतलब 2 करोड़ के अकाउंट जिसका एक्सपोजर है उसका स्टॉक ऑडिट करो, तो आपके ब्रांच में आपको चेक करना है कि कितने अकाउंट 2 करोड़ के ऊपर है. दैट विल बिकम योर एलिजिबल लिस्ट फॉर स्टॉक ऑडिट. और उसके अगेंस्ट में आपको चेक करना है किसका स्टॉक ऑडिट हुआ, किसका स्टॉक ऑडिट नहीं हुआ. देन वेरीफाई द सिस्टम ऑफ द स्टॉक स्टेटमेंट. बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब भी आप बैंक में जाते हो, डायरेक्टली राइटिंग इरेगुलरिटीज और ऑब्जर्वेशन निकालने से पहले बैंक मैनेजर से या फिर ऑफिसर से, क्रेडिट ऑफिसर जो होता है, उससे इंक्वायरी करें कि उनकी पॉलिसी क्या है. फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक स्टेटमेंट के बारे में बात करूं मैं, तो कुछ बैंक की पॉलिसी होती है कि स्टॉक स्टेटमेंट अलग से फाइल में मेंटेन करते हैं. मीन्स हर बोरोवर की एक स्टॉक स्टेटमेंट की फाइल अलग होती है, उसमें स्टॉक स्टेटमेंट अलग. अगर आप लोन फाइल चेक कर रहे हो तो वहां पे आपको स्टॉक स्टेटमेंट नहीं मिलेंगे. तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि बैंक में सिस्टम क्या है, बैंक का इंटरनल कंट्रोल क्या है. सो स्टॉक स्टेटमेंट के लिए आपको पूछना है
कि स्टॉक स्टेटमेंट रजिस्टर मैन्युअली मेंटेन है नहीं है। अगर मैन्युअल मेंटेन नहीं है तो सीबीएस में से कौन सा रिपोर्ट निकलता है। देन जो सीसीए, कुछ कुछ जो ओडी लोन होते हैं, मॉर्गेज लोन होते हैं, उसमें स्टॉक स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो बैंक की कौन कौन से प्रोडक्ट के लिए स्टॉक स्टेटमेंट एप्लीकेबल है और उसके लिस्ट बना लीजिए। देन इनवर्ड सिस्टम क्या है, स्टॉक स्टेटमेंट किसके पास आ रहा है, देन उस पर इनवर्ड का स्टैंप हो रहा है क्या, बिकॉज टू लेवी पिनल इंटरेस्ट द डेट ऑफ इनवर्ड ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वो फाइलिंग प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा है। काफी बार ऐसा दिखता है कि स्टॉक स्टेटमेंट सब गट्ठा की गट्ठा लगा के वहां पे रख दिया है, कोई फाइलिंग नहीं किया हुआ है, तो फाइलिंग प्रॉपर है नहीं है। देन उस पर डीपी लिमिट अराइव हो रही नहीं हो रही है, और डीपी लिमिट प्रॉपर ऑफिसर ने अथोराइज करना चाहिए, और वो होने के बाद उसको सीबीएस में पंच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे मेरे को इतना ही बताना है आपको कि स्टॉक स्टेटमेंट की पूरी सिस्टम समझ लीजिए। नेक्स्ट वन, वैल्यूएशन सिस्टम। बैंक वैल्यूएशन रिपोर्ट कब लेती है, जनरली 3 साल में वैल्यूएशन रिपोर्ट लेना चाहिए। पर बैंक की अगर कुछ अलग पॉलिसी है, बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी है, तो वो पॉलिसी समझ लीजिए। काफी बार आपको यहाँ पे ये मिलेगा कि 5 करोड़ एंड अबव अगर वैल्यूएशन है प्रॉपर्टी का, 5 करोड़ से अगर ज्यादा वैल्यूएशन है प्रॉपर्टी का, तो 2 वैल्यूअर से प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन लेते हैं। तो वो लिया है नहीं लिया है। देन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के लिए क्या सिस्टम है, इंश्योरेंस के लिए मैन्युअल आपका एक्सेल रिपोर्ट बना रहे हैं वो, या फिर सीबीएस से रिपोर्ट निकल रहा है। अगर सीबीएस से रिपोर्ट निकल रहा है तो उनके बैंक ऑफिसर को बोलिए कि हमें इंश्योरेंस का पूरा रजिस्टर दीजिए। देन फाइंड आउट इंश्योरेंस एक्सपायर्ड लिस्ट। सीबीएस रिपोर्ट प्रॉपरली तभी देगा जब उसका डाटा पंचिंग प्रॉपरली हो। तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो प्रॉपरली सिस्टम में फीड हो रही है नहीं हो रही है वो वेरीफाई करिए, और जो रिपोर्ट है उसका जेन्युइनिटी और डाटा इंटीग्रिटी चेक करिए। देन इंस्पेक्शन रजिस्टर, बैंक इंस्पेक्शन रजिस्टर मेंटेन करती है नहीं करती है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्रॉपरली फिल है नहीं है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट दो टाइप के होते हैं, प्री इंस्पेक्शन एंड पोस्ट इंस्पेक्शन। देन अकॉर्डिंगली इंस्पेक्शन चार्जेस आर डेबिटेड और नॉट डेबिटेड, वो चेक करें। इक्विटेबल मॉर्गेज रजिस्टर मंगाइए। बैंक में जितने भी इक्विटेबल मॉर्गेज होंगे, अगर ब्रांच अथोराइज है इक्विटेबल मॉर्गेज रजिस्टर मतलब हैंडल करने के लिए, तो ब्रांच में इक्विटेबल मॉर्गेज रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। जब भी आप लोन ले रहे हो और लोन को अगर इक्विटेबल मॉर्गेज दे रहे हो, तो उसकी डिटेल्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट बैंक के कस्टडी में, कौन से ऑफिसर के कस्टडी में, ऑल दीज आर मेंशन इन द इक्विटेबल मॉर्गेज रजिस्टर। वो है या नहीं है वो चेक करिए। सरसाई सिस्टम, सरसाई अपडेट करना कंपलसरी है। तो सरसाई के लिए अथोराइज ऑफिसर कौन है, सरसाई सब अकाउंट में अपडेट हो रही नहीं हो रही, सरसाई कहीं पे पेंडिंग है क्या, आपको वो चेक करना है। और ये यहाँ पे सरसाई सिस्टम पे आपको कमेंट्स करना है। देन इंटरनल क्रेडिटिंग और एक्सटर्नल क्रेडिटिंग। जनरली इंटरनल क्रेडिटिंग सभी प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल होती है, और एक्सटर्नल क्रेडिटिंग जनरली 5 करोड़ के ऊपर एप्लीकेबल होती है। बट यहाँ पे आपको मैं वापस सजेस्ट करूंगा कि बैंक के सिस्टम क्या वो चेक करिए, और बैंक के सिस्टम के हिसाब से क्रेडिटिंग हुआ है नहीं हुआ है वो चेक करिए। एलिजिबल था पर किया नहीं है। अगर कोई अकाउंट को एक्सटर्नल क्रेडिटिंग एलिजिबल थी बट फिर भी अगर नहीं की है, तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो बैंक हैज टू ऑब्टेन एक्सटर्नल क्रेडिटिंग, और वो सीबीएस सिस्टम में पंच होना चाहिए। तो उस तरह से हो रहा है नहीं हो रहा है वो चेक करिए। सो ये इंफॉर्मेशन आपको सब क्रेडिट ऑफिसर या बैंक मैनेजर से मांगनी है बिफोर स्टार्टिंग एक्चुअल वेरिफिकेशन ऑफ द एडवांसेस। नाउ वी विल गो टू द एडवांसेस वेरिफिकेशन। कोई भी एडवांसेस ये 4 स्टेजेस में से जाता है। फर्स्ट इज क्रेडिट अप्रेजल, सेकंड वन इज सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट, थर्ड वन डॉक्यूमेंटेशन, फोर्थ वन रिव्यू, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। ये जो पहली 3 स्टेजेस है ये लोन सैंक्शनिंग के टाइम होती है, एंड द फोर्थ स्टेज रिव्यू मॉनिटर सुपरविजन, ये जब लोन दे देते हैं डिसबर्समेंट हो जाता है, तो उसका प्रॉपरली फॉलोअप हो रहा है नहीं हो रहा है उसके लिए पॉइंट्स है। तो ये एलएफआर में भी आपको 4 एरियाज में क्वेश्चन दिए हैं, और उस क्वेश्चन के अगेंस्ट में आपको जो भी एडवांसेस वेरीफाई करने हैं, एडवांसेस वेरीफाई करने के बाद आपको ये 4 कैटेगरी में एडवांसेस की क्यूरीज बाइफर्केशन करनी है। तो एडवांसेस किस तरह से वेरीफाई करने, इसके लिए एक बेसिक स्टेप बताइए मैंने यहाँ पे। तो एडवांसेस अगर आप पहले तो जो भी एडवांसेस सैंपल आप सॉर्ट आउट कर रहे हैं, इसको कैटेगराइज करिए कि पार्टनर्स लेवल कौन सा एडवांसेस चेक करने वाले, क्वालिफाइड असिस्टेंट और सीनियर स्टाफ कौन से एडवांसेस चेक करने वाले, जूनियर स्टाफ कौन से एडवांसेस चेक करने वाले। Then give a proper training to each and every staff, because if they are finding out certain queries, that queries has to be in a prescribed format,
बिकॉज LFAR में आपको कोई भी क्यूरी डायरेक्टली पेस्ट नहीं करनी है, दैट क्यूरीज हैज टू बी पेस्टेड इन अ स्पेसिफाइड कॉलम। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रेडिट अप्रेजल में अगर कोई क्यूरी है तो क्रेडिट अप्रेजल सेक्शन में जाएंगे वो, डॉक्यूमेंटेशन में क्यूरी है तो डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, रिव्यू मॉनिटरिंग में है तो रिव्यू मॉनिटरिंग में। तो उनको पहले ट्रेनिंग दीजिए, फिर एडवांसेस किस तरह से वेरीफाई करने चाहिए, इसके लिए मैंने एक सेपरेट अलग अलग प्रोडक्ट वाइज वीडियोस दिए हैं। यहाँ पे सिर्फ एक मैं जस्ट समरी देना चाहूंगा कि एडवांसेस जब चेक करते हो आप, तो ये पर्टिकुलर 6-7 कैटेगरी में एडवांसेस चेक करने। यहाँ पे आप एडवांसेस सैम्पलिंग बेसिस पे कर रहे हो, तो जब भी आप सैम्पलिंग बेसिस मेथड यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका 100% एक्सटेंट चेक होना जरूरी है। यहाँ पे जब सैंपल्स आप ले रहे हो, तो आप यहाँ पे कुछ पार्ट नहीं चेक करते, तो वो जो लोन है उसे स्टार्ट टू एंड तक आपको ट्रैक करना है कि CBS तक आपका प्रॉपर पंचिंग हुआ है नहीं हुआ है, एंड प्रॉपर रिव्यू फॉलोअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कैटेगरी जैसे एडवांसेस किस तरह से चेक करने चाहिए, तो किस पर्पज के लिए लोन दिया है, उसके डॉक्यूमेंटेशन है नहीं वो चेक करने। देन जिस पार्टी को दिया है उसकी क्रेडेंशियल क्या है, उसका सिविल क्या है, उसके सिस्टर कंसर्न कौन सी है, उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, क्रेडिट ओपिनियन रिपोर्ट्स क्या है, वो चेक करने। देन अर्निंग एनालिसिस ट्रैक हिस्ट्री करना है, मतलब ITR दिए नहीं दिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है नहीं है, GST रिटर्न है नहीं है। देन अगर पिछले कोई लोन होंगे तो प्रॉपरली उसने रीपे किए नहीं किए, ओवरड्यूज कितने दिन है, ये सब चेक करना है। सिक्योरिटी वेरिफिकेशन में वो पर्टिकुलर लोन के लिए वो सिक्योरिटी क्या दे रहा है। सिक्योरिटी दो टाइप की हो सकती है, एक प्राइम सिक्योरिटी, एज कोलेटरल सिक्योरिटी हो सकती है। तो जितनी भी टाइप की कोलेटरल सिक्योरिटीज है, हर सिक्योरिटी वाइज उसके डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर LIC पॉलिसी अगर दी है सिक्योरिटी बोल के, तो LIC पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू है नहीं है। देन LIC पॉलिसी की ओरिजिनल पॉलिसी है नहीं। देन उस पे LIC की तरफ से हाइपोथिकेशन चार्ज लगाया है या नहीं लगाया है। अगर प्रॉपर्टी दे रहे हो आप, तो उसका लीगल सर्च रिपोर्ट है नहीं है, वैल्यूएशन रिपोर्ट है नहीं है, मॉर्गेज डीड है नहीं है, 7/12 एक्सट्रैक्ट पे किया है कि नहीं, सरसाई में रिपोर्ट किया है कि नहीं। तो जिस तरह से सिक्योरिटी आपकी चेंज होंगी, उस तरह से आपको डॉक्यूमेंटेशन चेक करना है। देन बैंक गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स, हर प्रोडक्ट के लिए बैंक की खुद की गाइडलाइंस होती है, खुद की चेकलिस्ट होती है कौन से डॉक्यूमेंट लेना चाहिए। देन किस तरह से सैंक्शन करना चाहिए, उसके एलिजिबिलिटी क्या है, वो भी उसमें लिखा होता है। मार्जिन कितना लेना चाहिए, तो बैंक की गाइडलाइन फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, वो चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर व्हीकल लोन में अगर 25% का मार्जिन रखना है, तो जो भी डिसबर्समेंट जो भी लोन सैंक्शन हो रहा है, अगर व्हीकल 10 लाख रुपए की है, तो मैक्सिमम लोन दे सकते हैं आप 7.5 लाख रुपए, 25% मार्जिन रखें, डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर बैंक गाइडलाइन। तो वो फॉलो हो रही हो नहीं हो रही, वो आपको चेक करना है। देन आफ्टर ऑल दिस, बैंक की जो प्रोसेस है, बैंक की जो डॉक्यूमेंटेशन है, लोन एप्लीकेशन फॉर्म, स्क्रूटनी फॉर्म, अप्रेजल, सैंक्शन नोट, डिसबर्समेंट, डॉक्यूमेंटेशन जो भी मेंशन किए हैं, वो सब लिए हैं नहीं लिए, ये सब होने के बाद आपको चेक करना है कि CBS में जो इंफॉर्मेशन फीड हुई है वो प्रॉपरली है कि नहीं है। तो आपको चेक करना है कि CBS जितने भी पैरामीटर्स है, फॉर एग्जांपल CBS में सब कुछ चीजें प्रॉपरली मेंशन किए नहीं किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होना चाहिए वो प्रॉपरली मेंशन है कि नहीं, सिक्योरिटी वैल्यू प्रॉपरली फीड किए नहीं किए, क्रेडिट रेटिंग जो है वो प्रॉपरली अपडेट किए नहीं, सिमिलरली स्टॉक स्टेटमेंट, इंश्योरेंस अपडेट हुए नहीं हुए। देन कमिंग टू द रिव्यू एंड फॉलोअप, रिव्यू और फॉलोअप के लिए आपको उसके ऑडिट रिपोर्ट प्रॉपरली टाइम पे आ रहे हैं नहीं आ रहे, इंश्योरेंस लिया है नहीं लिया है, स्टॉक स्टेटमेंट टाइम पे आ रहे हैं नहीं आ रहे, स्टॉक ऑडिट हुआ है नहीं हुआ है, टर्नओवर अकाउंट में रोटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। ओवरऑल आपकी जो टीम है, इसको आपको एडवांसेस के लिए ट्रेन करना है। देन उनको चेकलिस्ट देने की किस तरह से चेक करना है, उन्हें LFR का रिपोर्ट बताना है कि हमको आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द एडवांसेस, आपको एडवांसेस की जो ऑब्जर्वेशन है उसको किस तरह से कैटेगराइज करना है। और उसके बाद आपका जो सीनियर स्टाफ है, टेल हिम दैट हाउ टू कंसोलिडेट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑल द टीम। तो दिस इज ऑल अबाउट वेरीफाइंग द ऑडिट ऑफ। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट और स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट कि किस फॉर्मेट में आपको क्यूरीज मेंशन करनी है। तो जिस भी स्टाफ को आप देंगे काम, तो उसके बोलिए कि आप उसका CBS अकाउंट नंबर मेंशन करिए, जो भी आप ऑडिट चेक करने वाला, जो भी सैंपल फाइल चेक करने वाला, उसका CBS अकाउंट नंबर,
नेम ऑफ द अकाउंट, किस कैटेगरी का ऑफ द लोन है, उसका स्टेटस क्या है, परफॉर्मिंग है या फिर एनपीए है। देन फंड बेस्ड सैंक्शन लिमिट कितनी थी, नॉन फंड बेस्ड सैंक्शन लिमिट कितनी थी, फंड बेस्ड 31 मार्च का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, नॉन फंड बेस्ड का 31 मार्च का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, और आपकी ऑडिट क्यूरीज क्या है। तो जिस भी स्टाफ को आप ऑडिट वेरिफिकेशन देने वाले हो, ऑडिट ऑफ एडवांसेस वेरिफिकेशन देने वाले हो, उसको बोले जो क्यूरीज आपको इस तरह से कंपाइल करनी है। देन जो भी क्यूरीज आएंगी आपको, उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करनी है, क्रेडिट अप्रेजल, सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट्स, थर्ड वन डॉक्यूमेंटेशन क्यूरीज, एंड फोर्थ वन रिव्यू फॉलोअप एंड मॉनिटरिंग। देन उस पर्टिकुलर कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद जो भी क्वेश्चन आया जहां पे एलएफआर में प्रिस्क्राइब क्वेश्चन है, उसके आगे उसको एनेक्चर में मेंशन करना है। एनेक्चर में जब भी आप मेंशन करेंगे तो मोस्टली अभी एलएफआर सब ऑनलाइन हो चुके हैं, तो ये इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कि किस तरह से आपको एनेक्चर समराइज करना है। हर बैंक के एनेक्चर के फॉर्मेट्स अलग हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ प्रिस्क्राइब बनाने की कोशिश करी कि जहाँ पे आपको एक गाइडेंस मिल सकता है आपके टीम को एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई मिनिमम इतने आपको एनेक्चर्स लग सकते हैं। फर्स्ट एनेक्चर इज क्रेडिट फैसिलिटी सैंक्शन बियॉन्ड अथॉरिटी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी। जो भी उसका लिमिट है, अगर क्रेडिट जो सैंक्शन हुए हैं वो बियॉन्ड अथॉरिटी अगर सैंक्शन हुए हैं तो आपको मेंशन करना है। देन लोन डिसबर्स विदाउट कंप्लाइंग टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी सैंक्शन लेटर में टर्म्स एंड कंडीशन थी वो अगर कंपाइल नहीं हुई है तो उसका आपको रिपोर्ट देना है। देन सैंक्शन लेटर में अगर बोला है कि पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स आपने लेना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं लिए, देन बैंक गारंटीज नहीं ली है, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, मॉर्गेज डीड्स नहीं लिए, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। देन सीबीएस के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और सैंक्शन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, अगर इसमें वेरिएशन अगर आपको मिलता है तो उसका अलग से अनुच्छेद बना लीजिए। देन इंटरेस्ट रेट पीरियोडिकली वेरीफाई हो रहे नहीं हो रहे, जिस भी प्रोडक्ट वाइज अगर इंटरेस्ट रेट बदलना चाहिए था, क्रेडिट रेटिंग बोलो या फिर पर्टिकुलर रिव्यू के बाद बदलना चाहिए था, वो हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर अगर आपको नॉन कंप्लायंस मिलता है तो उसका एनेक्चर अलग से बनाइए। देन क्रेडिट रेटिंग जिसकी भी एलिजिबल थी वो हुई ही नहीं हुई है, अगर नहीं हुई है तो उसका एनएचओ बनाइए, और अगर हुई भी है तो उसका सीबीएस में इम्पैक्ट दिया है कि नहीं दिया है उसका अलग से एनएचओ बनाइए। देन लिस्ट ऑफ इंस्पेक्शन पेंडिंग, प्री पोस्ट जो भी अकाउंट एलिजिबल थे उसमें इंस्पेक्शन हुआ है नहीं हुआ है वो चेक करना है आपको। देन इंश्योरेंस कवरेज एक्सपायर्ड है या फिर अंडर इंश्योरेंस है, उसका अलग से आप एनएक्चर बनाइए। एफडी लोन में फिजिकल एफडी पे लीन मार्क किया है नहीं किया है, एज वेल एज सीबीएस सिस्टम में लीन किया है नहीं किया है, उसका अलग से एनएक्चर। जो अकाउंट्स में रिव्यू रिन्यूअल ड्यू था पर हुआ नहीं है, उसका अलग से एनएक्चर। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, सरसाई में रिपोर्ट करना चाहिए था, आरओसी में चार्ज रजिस्टर करना चाहिए था, 7/12 एक्स्ट्रा पे चार्ज नोट करना चाहिए था, बट पर्टिकुलर अगर कुछ अकाउंट्स में चार्ज नोटिंग बाकी है तो उसका अलग से एनेक्चर मेंशन करिए। देन स्टॉक स्टेटमेंट के लिए अगर क्वालिटी पे अगर आप कुछ कमेंट कर रहे हो, स्टॉक स्टेटमेंट पेंडिंग अगर है तो उस पर अलग से लिस्ट बनाइए। स्टॉक ऑडिट अगर पेंडिंग है, जैसे मैंने बताया था पहले आपको, लिस्ट ऑफ एलिजिबल अकाउंट वर्सेस एक्चुअल डन, तो जो पेंडिंग है उसका अलग से एनेक्चर बना दीजिए। ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट रिसीव्ड, नॉन कॉर्पोरेट अगर एंटिटी है तो बैंक का लिमिट होता है कि पर्टिकुलर लोन के ऊपर पे आपको ऑडिट रिपोर्ट लेना है, तो वो ऑडिट रिपोर्ट आए ही नहीं आए, अगर नहीं आए तो उसका एनेक्चर बना दीजिए। कुछ अकाउंट में अगर ओवर ड्रॉइंग चल रहा है, मतलब टीओडी अगर सैंक्शन किया हुआ है, तो वेदर अगर टीओडी अगर लिमिट के ऊपर अगर सैंक्शन किया है तो उसका एनेक्चर। वैलिडेशन रिपोर्ट अगर टाइम पे नहीं लिया है तो उसका एनेक्चर। मीनिंग दैट आप जो भी एडवांसेस वेरीफाई कर रहे हो उसको टिपिकली ये 16-17 टाइप जो मैंने बताया आपको, इसके अलावा भी आप 2-3 टाइप कर सकते हो। इस पर्टिकुलर टाइप में एडवांसेस क्यूरी को बाइफर्केशन करके रखें। सो द नाउ द टास्क इज, आप पहले तो ऑडिट सैंपल बना रहे हो, देन डिवाइड कर रहे हो स्टाफ वाइज, उनको बता रहे हो कि ऑडिट क्यूरीज निकालो। ऑडिट क्यूरीज निकालने के बाद उसको एनेक्चर वाइज कंसल्टेशन कर ले रहे हो, ये 16 टाइप के एनेक्चर्स मैंने बताए, और डिपेंडिंग ऑन योर ऑडिट प्रोग्राम यू मे मेक 2 or 3 मोर एनेक्चर्स, और देन यू विल स्टार्ट द एलएफआर। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन, एलएफआर क्वेश्चन आयर्स। तो एलएफआर क्वेश्चन आयर्स जो है, अगर आप एडवांसेस सेगमेंट की बात करो तो एलएफआर जो है वो टोटल 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एडवांसेस सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन में आपको देना है
लिस्ट ऑफ अकाउंट एग्जामाइन, जैसे मैंने आपको बताया था, बाद में क्रेडिट अप्रेजल, सैंक्शन डिसबर्समेंट, डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यू मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, एंड द लास्ट टू वाज IROC नॉर्म, असेट क्लासिफिकेशन हो रहा है कि नहीं, और नॉन फंड। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं ऊपर के 5 पार्ट। वी आर कवरिंग इन दिस वीडियो ओनली फंड बेस्ड फैसिलिटीज। IROC नॉर्म के लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ और नॉन फंड के लिए अलग से वीडियो बना रहा हूँ। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन बाय वन। लिस्ट ऑफ अकाउंट एग्जामाइन। कार्ड से मैं आपको बता रहा हूँ कि 2020 में LFR अमेंड हुआ है। नाउ यू हैव टू मेंशन द लिस्ट ऑफ अकाउंट एग्जामाइन। अगर आप फॉर्मेट देखेंगे तो यहाँ पे आपको कौन सा अकाउंट चेक करे, आपने अकाउंट नंबर, अकाउंट नाम, उसका फंड बेस का कितना बैलेंस है, नॉन फंड का कितना बैलेंस है, टोटल कितना हो रहा है। देन मेक अ समरी ऑफ द ऑल अकाउंट। अगर आपने 20 अकाउंट चेक किए तो 20 अकाउंट की टोटल कितनी हो रही है, फंड बेस की कितनी हो रही है, नॉन फंड बेस की कितनी हो रही है, और टोटल ब्रांच से कितना है। तो अगर ये पूरा अगर टेबल देखेंगे तो आपने कितने एडवांसेस चेक करे, कितने परसेंटेज कवरेज है, फंड बेस का कितना परसेंटेज आपने चेक किया, नॉन फंड बेस का कितना कवरेज किया, ये सब कुछ मेंशन होने वाला है। तो नटशेल में अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे, तो लिस्ट ऑफ अकाउंट एग्जामाइन इज अ डिटेल्ड वन। और अगर आपने ये मेंशन कर दिया तो आप बाद में ऑडिट सैंपल बदल नहीं सकेंगे। अगर पर्टिकुलर आपने कोई अकाउंट वेरीफाई किया है और उसमें अगर कोई डेफिशिएंसीज बाद में निकलती है, तो यू कैन नॉट चेंज दैट सेइंग दैट कि ये मेरे सैंपल्स में नहीं था। सैंपल्स आपने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, तो बी केयरफुल व्हाइल मेंशनिंग द सैंपल। नाउ कमिंग टू द वन बाय वन सेक्शन, अपने को चेक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट अप्रेजल। क्रेडिट अप्रेजल में पहला क्वेश्चन दिया है आपको, इन योर ओपिनियन has the branch generally complied with the procedure instruction of the controlling authorities regarding loan application, preparation of the proposal for the renewal, enhancement of the limits, including adequate appraisal documentation in respect thereof? What, in your opinion, are the major shortcoming in the credit appraisal? जैसे भी आप एडवांसेस वेरीफाई कर रहे हो तो आपको ये चेक करना है कि लोन एप्लीकेशन लिया है कि नहीं लिया है, उसका प्रोसेस नोट प्रॉपरली है कि नहीं है, देन बैंक के जो प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स है वो सब डॉक्यूमेंट्स लिए है नहीं लिए। तो अगर आपको क्रेडिट अप्रेजल में अगर कोई शॉर्टकमिंग्स मिलता है या फिर सजेशन भी देना है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो जो भी आपने एडवांसेस वेरीफाई करे उसकी जो नटशेल है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, क्विक मॉर्टेलिटी इन अकाउंट्स। अगर कोई पर्टिकुलर अकाउंट जिस दिन भी सैंक्शन हुआ है उसके 12 महीने के अंदर अगर वो NPA हो जाता है तो उसे कहते हैं क्विक मॉर्टेलिटी केसेस। तो ये केसेस आपको अभी LFAR में अकाउंट वाइज मेंशन करनी है। तो उसका अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट नेम क्या है, बैलेंस एट द ईयर एंड। और यहाँ पे एक सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि बैंक मैनेजर से एक्सप्लेनेशन कॉल करिए कि व्हाई दिस अकाउंट टर्न इनटू क्विक मॉर्टेलिटी एट सच अ शॉर्ट इंटरवल। देन थर्ड वन, borrower's account, the applicable interest and correctly fit in the system। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अभी CBS सिस्टम तक वो लोन अकाउंट ट्रैक करना है। तो सैंक्शन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, सब कुछ 10% था, तो वही 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका CBS में डाला है। अगर CBS में लिखा है कि बेसिक लेंडिंग रेट, बेंचमार्क लेंडिंग रेट +2% है, तो उसी तरह से डाला है कि नहीं डाला है। अगर वहां पे डायरेक्टली अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फीड कर दिया है तो आपको कमेंट्स करने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर इंटरेस्ट रेट इज रिव्यूड पीरियोडिकली एज पर गाइडलाइन और नॉट। तो पीरियडिसिटी क्या है, जनरली क्वार्टरली पे आपके इंटरेस्ट रेट चेक करते हैं जो फ्लोटिंग रेट्स है, या फिर अगर फ्लोटिंग रेट अगर साल भर में कभी अगर चेंज हुए हैं तो प्रॉपरली चेंज हुए नहीं हुए वो आपको चेक करना है। देन रिन्यूअल और रोल ओवर ऑफ द शॉर्ट टर्म लोन, कि जैसे गोल्ड लोन है वो गोल्ड लोन प्रॉपरली रिन्यूअल हो रहे हैं नहीं। काफी बार आपको केसेस मिलती है कि रोल ओवर कर देते हैं विदाउट सर्विंग ऑफ द इंटरेस्ट, विदाउट एक्चुअल रिन्यूअल, रोटेशन ऑफ द फंड्स नहीं होता है, सेम डे कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट दिखता है आपको। गोल्ड बैग्स की जो बैग्स है वो भी चेंज नहीं करते। तो अगर आपको रोल ओवर में अगर कुछ डिस्क्रिप्शन से मिलती है तो आपको यहाँ पे मेंशन। नेक्स्ट वन, क्रेडिटिंग। तो क्रेडिटिंग किसके लिए एप्लीकेबल था, क्रेडिटिंग प्रॉपरली हुआ है नहीं हुआ है, और होने के बाद वो सिस्टम में अपडेट किया है कि नहीं किया है। नेक्स्ट सेगमेंट अपना है सैंक्शनिंग और डिसबर्समेंट।
तो आपने जो एडवांसेस वेरीफाई किया उसमें अगर सैंक्शनिंग में अगर कुछ क्यूरीज है, डिसबर्समेंट में कुछ क्यूरीज है, तो वो क्यूरीज इस सेगमेंट में आपको रिपोर्ट करनी है एलएफआर। उसमें पहला क्वेश्चन है क्रेडिट फैसिलिटीज सैंक्शन बियॉन्ड द डेलीगेटेड अथॉरिटी और लिमिट फिक्स फॉर द ब्रांच। ये काफी सीरियस कमेंट है। तो आपको सबसे पहले जिस तरह से बताया कि ब्रांच की अथॉरिटी क्या थी और ब्रांच ने जो सैंक्शन किया है वो प्रॉपरली है कि नहीं। अगर आपको कोई डेविएशन मिलता है तो यहाँ मेंशन करना है, और वो जो डेविएशन है वो हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट किया है कि नहीं किया है। यहाँ पे एक सजेशन में देना चाहूंगा, अगर टीओडी सैंक्शन है, ओरिजिनल लोन अगर रीजनल ऑफिस के पावर में, ओरिजिनल लोन अगर रीजनल ऑफिस के पावर में, दैट इज नॉट विद इन द ब्रांच पावर, और उस पर्टिकुलर लोन को अगर टीओडी अगर देना है तो दैट विल आल्सो कम अंडर द रीजनल ऑफिस। तो अगर ऐसे कोई लोन पे अगर टीओडी अगर ब्रांच मैनेजर ने सैंक्शन किए हैं तो उसका रेटिफिकेशन रीजनल ऑफिस से लिया है नहीं लिया है वो आपको चेक करना। देन द सेकंड क्वेश्चन इज एडवांसेस डिसबर्स विदाउट द कंप्लाइंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सैंक्शन। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन अगर पढ़ने के बाद आपको सिंपल लगेगा कि जो भी सैंक्शन लेटर है उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दी है आपको वो कंप्लाई हो रही है नहीं हो रही है। थर्ड वन, डिड द बैंक प्रोवाइड लोन्स टू कंपनीज फॉर बाइक बैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। अगर इस तरह से कोई लोन दिया है तो वो आपको मेंशन करना है यहाँ पे। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, डॉक्यूमेंटेशन क्यूरी। जैसे अभी जो भी लोन्स था उसमें मैंने आपको पहले क्रेडिट अप्रेजल बताया, फिर सैंक्शन डिसबर्समेंट आया। थर्ड वन इज डॉक्यूमेंटेशन। तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जाम्पल बैंक गारंटी लेना चाहिए था, गारंटी अगर लेना चाहिए था तो गारंटी ली है नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट है, मॉर्गेज डीड रजिस्टर करना चाहिए था, हुआ है नहीं हुआ है। जो भी डॉक्यूमेंट अगर आपको सैंक्शन लेटर में लिखे हुए हैं और जो बैंक की प्रिस्क्राइब पॉलिसी है, अगर वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिए तो आपको यहाँ पे केसेस मेंशन करना है। देन चार्ज अगर रजिस्टर नहीं किया है, फॉर एग्जाम्पल 7/12 एक्सट्रैक्ट पे अगर बोझा नहीं लगाया है, एज वेल एज आरओसी में अगर चार्ज रजिस्टर नहीं किया है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। थर्ड वन इज फॉर एफडीओडी लोन। अगर एडवांसेस और ओवरड्राफ्ट अगर फिक्स डिपॉजिट के अगर सैंक्शन किए हैं तो फिजिकल एफडी रिसिप्ट पे लीन मार्क किया है नहीं किया है, एज वेल एज सीबीएस सिस्टम में मार्क किया है नहीं किया है। उसका जो आपका एनेक्चर बना हुआ पहले वो उसकी जो क्यूरीज है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिव्यू, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। जैसे मैंने बताया पहले जो 3 स्टेप की लोन सैंक्शन के टाइम थी, और उसके बाद जो है एक बार लोन दे दिया है तो उसको रिव्यू किस तरह से करना है। तो फर्स्ट वन इज रिव्यू रिन्यूअल। तो जो भी रिव्यू रिन्यूअल है वो टाइम पे हो रहा है नहीं हो रहा है वो चेक करना है आपको। पीरियडिक बैलेंस कंफर्मेशन और एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट लिया है नहीं लिया। बैंक में पॉलिसी होती है कि 3 साल में एक फॉर्मेट होता है बैंक का, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। यहाँ पे बैंक में अलग अलग नाम दिया जाता है। कोई पीरियडिक बैलेंस कंफर्मेशन बोलता है, कोई एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट बोलता है, कोई एलएडी बोलता है, लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट बताता है। तो वो लिया है नहीं लिया है बैंक। बहुत सी बार हमको ऑब्जर्व होता है कि बैंक में फॉर्मेट साइन करा हुआ रहता है बट इट इज नॉट फील। तो आपको चेक करना है वो प्रॉपरली फील है कि नहीं है। देन अगर रिन्यूअल ड्यू है तो रिन्यूअल का पूरा पेंडिंग का लिस्ट लेना है आपको, उसको बाइफर्केशन करना है, 3 से 6 महीने में रिन्यूअल कितने, 6 महीने के ऊपर के रिन्यूअल कितने हैं। तो ओवरऑल रिन्यूअल पेंडिंग और जो पीरियडिक बैलेंस कंफर्मेशन है वो जो पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। देन कमिंग टू द स्टॉक स्टेटमेंट एनालिसिस। स्टॉक स्टेटमेंट के बारे में बाद में बताने वाला हूँ इस वीडियो में ही। बट यहाँ पे स्टॉक स्टेटमेंट में अगर आपको कोई भी क्यूरीज है, डीपी प्रॉपरली कंप्यूट नहीं है, देन रिन्यूअल प्रॉपरली हुआ नहीं है, देन रिव्यू प्रॉपर नहीं हो रहा है, स्टॉक स्टेटमेंट अगर नहीं आए हैं, तो वो सब कमेंट्स आपको यहाँ मेंशन करने हैं। नेक्स्ट वन, थर्ड पॉइंट इज फॉर स्टॉक ऑडिट। स्टॉक ऑडिट के लिए भी इसी वीडियो में मैं डिटेल में आगे लेने वाला हूँ। तो बैंक की सिस्टम क्या है उस पर कॉमेंट करना है। नेक्स्ट वन, स्टॉक ऑडिट जरूरी था पर किया नहीं है वो, और स्टॉक ऑडिट अगर अकाउंट में हुआ है तो उसके एडवर्स जो फैक्टर्स है वो आपने रिपोर्ट में लिए ही नहीं है वो आपको चेक करना। देन अगर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को अगर आपको कोई लोन दिया है तो उसका ऑडिट रिपोर्ट आया है नहीं आया है। ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे इनकम टैक्स का हो सकता है, तो इनकम टैक्स का ऑडिट रिपोर्ट आया नहीं आया, अगर नहीं आया है तो जो आपने एनेक्चर पहले बनाया हुआ है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन ड्यू डिलीजेंस किस एप्लीकेबल था, तो बैंक का ड्यू डिलीजेंस सिस्टम क्या है, पर्टिकुलर कितने लोन के ऊपर ड्यू डिलीजेंस होना चाहिए। तो ड्यू डिलीजेंस आरबीआई के हिसाब से प्रॉपरली हुआ है नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है, रिपोर्ट आना चाहिए था पर आया नहीं है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन सिक्स पॉइंट इज फॉर इनस्पेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज। इनस्पेक्शन रजिस्टर मेंटेन है नहीं है,
प्री इंस्पेक्शन पोस्ट इंस्पेक्शन प्रॉपरली हुआ है नहीं हुआ है, इंस्पेक्शन में अगर कुछ एडवर्स कमेंट्स है तो वो किस तरह से लिए गए वो भी देखना है। देन वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी में अगर कोई डिटोरेशन है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन द सेवंथ पॉइंट इज फॉर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इंस्पेक्शन में कोई डेफिशिएंसी है तो वो, एज वेल एज अनऑथोराइज ओवर ड्रॉइंग है बियॉन्ड लिमिट, इनएडिक्वेट इंश्योरेंस कवरेज है। तो इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है या फिर ओवर ड्रॉइंग से अगर जो भी पॉइंट्स है जो अपन ने एनएचओ पहले कंप्लाई किए 1 से 16 में, तो उसमें जो ऑब्जर्वेशन निगेटिव है वो यहाँ पे मेंशन करने हैं आपको। देन 8 पॉइंट इज रेड फ्लैग अकाउंट। रेड फ्लैग अकाउंट भी इसी वीडियो में आगे कवर कर रहा हूँ। तो रेड फ्लैग अकाउंट किसे कहते हैं, बैंक का सिस्टम क्या है वो चेक करिए। इस पे आरबीआई का एक सर्कुलर है वो पढ़िए आप। देन कमेंट ऑन द एडवांस फीचर कंसीडर सिग्निफिकेंट इन द टॉप 5 स्टैंडर्ड लार्ज एडवांसेस। तो 5 जो स्टैंडर्ड एडवांसेस है आपको उसमें अगर कोई एडवर्स फीचर्स मिलता है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एंड द लास्ट 10th पॉइंट इज लीजिंग फाइनेंस एक्टिविटी। अगर लीजिंग फाइनेंस एक्टिविटी अगर आपके ब्रांच लेवल पे अगर हो रही है तो उसके लिए कंट्रोल देखो कि क्या गाइडलाइन है, सिक्योरिटी किस तरह से क्रिएट करना चाहिए था वो हुई है नहीं हुई है, देन अकाउंटिंग जो नॉर्म था वो हुआ है कि नहीं हुआ है। जनरली दिस टाइप ऑफ एडवांसेस आर नॉट एट ब्रांच लेवल, अगर आपके ब्रांच में है तो उसकी गाइडलाइन चेक करिए और उस हफ्ते आपकी कंप्लाई हो रही है नहीं हो रही। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि रिव्यू मॉनिटरिंग के लिए मैं कुछ 3-4 पॉइंट के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो रिन्यूअल और रिव्यू अगर पेंडिंग है तो उसका लिस्ट लीजिए, उसको बाइफर्केशन करिए 3 to 6 months, अबव 6 months। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, अगर कोई भी रिन्यूअल और रिव्यू पेंडिंग 180 दिन से ज्यादा है तो वो अकाउंट एनपीए हो जाता है। तो एनपीए नॉर्म्स के हिसाब से अगर आप एलएफआर में कोई एडवर्स ऑब्जर्वेशन दे रहे हो कि दैट पर्टिकुलर अकाउंट्स आर रिन्यूअल फॉर मोर देन 6 months, तो उसका इम्पैक्ट आपको एमओसी देके एनपीए में भी देना है। नाउ द बैंक हैज अ सिस्टम ऑफ शॉर्ट रिव्यू और इंटरियम रिव्यू। एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि शॉर्ट टर्म रिव्यू जो है और इंटरियम रिव्यू जो है वो ऑपरेशनल पर्पस के लिए होता है, तो दैट इज नॉट फॉर अवर एनपीए नॉर्म्स। तो बैंक ने अगर शॉर्ट टर्म रिव्यू और इंटरियम रिव्यू भी किया है तो दैट इज ओनली फॉर ऑपरेशनल पर्पस। अपने को एनपीए के लिए चेक करना है कि ओरिजिनल ड्यू डेट ऑफ लोन जो थी उससे 180 दिन के अंदर रिन्यूअल हुआ है कि नहीं हुआ है। देन वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स फॉर द रिन्यूअल। जैसे अपन ने ओरिजिनल सैंपल लिया था सीसी में कुछ ओल्ड अकाउंट प्लस न्यू अकाउंट, तो ओल्ड अकाउंट का जो रिन्यूअल होगा उसके डॉक्यूमेंट आपको चेक करना है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बिना रिन्यूअल किया है तो दिस इज नॉट अ गुड साइन ऑफ रिन्यूअल। अगर इस तरह से अगर कुछ केसेस मिलती है तो यू मेक अ एडवर्स कमेंट, बिकॉज रिन्यूअल लोन के लिए इसीलिए रखा गया है कि उसका फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह से बोरोवर का रोटेशन प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा है, स्टॉक है नहीं है, बिजनेस प्रॉपरली चल रहा है नहीं, ये सब फैक्टर कंसिडर करते हुए रिन्यूअल होना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी ऑब्जर्व इन आवर फाइल इज दैट रिन्यूअल में सिर्फ रिन्यूअल नोट होता है, बाकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिए। तो दिस टाइप ऑफ रिन्यूअल वी कैन कमेंट वेरी एडवर्सली। अगर रोल ओवर किया शॉर्ट टर्म लोन गोल्ड लोन का तो उसके लिए आपको कमेंट करना, अगर सेम डे अगर कैश डिपॉजिट और विड्रॉल है तो यू मे ट्रीट दिस अकाउंट एज एनपीए। कमिंग टू द वैल्यूएशन रिपोर्ट, तो वैल्यूएशन रिपोर्ट अप्रूव्ड वैल्यू से ही किए। तो बैंक के जो अप्रूव्ड वैल्यू है उन्हीं से वैल्यूएशन रिपोर्ट लिया है नहीं लिया है चेक किए। वैल्यूएशन रिपोर्ट टू बी ऑब्टेन्ड एट पीरियोडिकल इंटरवल। जनरली 3 साल में वैल्यूएशन रिपोर्ट लेना चाहिए, बट फिर भी बैंक की पॉलिसी क्या है। देन अगर वैल्यूएशन रिपोर्ट नया लिया है तो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी में कोई डिटोरेशन है क्या, इरोजन है क्या वो चेक करना है। अगर इरोजन 50% के अगर ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल पिछली बार जब वैल्यूएशन हुआ था उस प्रॉपर्टी का, उस वैल्यूएशन प्रॉपर्टी का 10 करोड़ था और अभी अगर नया वैल्यूएशन हो रहा है अगर वो 4 करोड़ है, सो दैट इरोजन इज मोर देन 50%, देन तो एनपीए नॉर्म्स के हिसाब से अपने को फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी पे नहीं जाना है, डायरेक्टली असेट को क्लासिफाई करना है डाउटफुल असेट। और अगर इरोजन आउटस्टैंडिंग बैलेंस के 10% से नीचे है, फॉर एग्जाम्पल आपका लोन अगर 1 करोड़ का है और आपकी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कुछ रीजन की वजह से अगर 5 लाख रुपीज हो गई है बिलो 10%, तो देन दैट अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज अ लॉस असेट। एनपीए के लिए 3 साल में वैल्यूएशन रिपोर्ट लेना जरूरी है, कंपलसरी है। जैसे कुछ बैंकों में सिस्टम है कि 5 करोड़ के ऊपर अगर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी जाता है तो 2 वैल्यूएशन रिपोर्ट लेना चाहिए। आपके बैंक में क्या पॉलिसी है वो आप चेक करिए। देन इंश्योरेबल एलिमेंट इन द वैल्यूएशन रिपोर्ट,
बहुत सी बार जूनियर साहब जब काम करता है तब व्हाट वी ऑब्जर्व दैट अगर कोई बंगलो का अगर वैल्यूएशन रिपोर्ट 1 करोड़ रुपए दिया है और इंश्योरेंस अगर 25 लाख रुपए का निकाला हुआ है, तो देयर इज अ एडवर्स कमेंट बाय द जूनियर स्टाफ दैट वैल्यूएशन ऑफ द बंगलो इज 1 करोड़ रुपीज while it is insured for 25 lakh rupees, so that there is a under insurance. अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कर रहे हो और वैल्यूएशन रिपोर्ट रीड करिए, वैल्यूएशन रिपोर्ट में अगर लैंड और बिल्डिंग का पोर्शन अगर अलग अलग निकाला है, then insurance has to be compared with the building portion only. Land is not a insurable element. Then एनपी अकाउंट अगर है तो उसका सिक्योरिटी वैल्यूएशन आपको चेक करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि एनपी अकाउंट भी आपको सैंपल में लेना है। एनपी अकाउंट में सिक्योरिटी एनालिसिस आपको करना कंपलसरी है। देन स्टॉक स्टेटमेंट के लिए, अगर स्टॉक स्टेटमेंट की सिस्टम समझिए आप, स्टॉक स्टेटमेंट टाइम पे आ रहे हैं नहीं आ रहे, देन उसका इम्पैक्ट देखिए। अगर स्टॉक स्टेटमेंट अगर पेंडिंग है, तो अगर लार्ज बोरोवल है और 180 दिन के ऊपर स्टॉक स्टेटमेंट पेंडिंग है, तो वो अकाउंट चला जाएगा एनपीए में। Now the concept of the large borrower is not mentioned in the RBI circular, so it has to be open at your end. आपको बैंक में डिस्कस करना है कि what is a large borrower concept. तो लार्ज बोरोवल के लिए 180 दिन का लिमिट दिया है एनपीए के लिए। अगर अदर देन लार्ज बोरोवल है तो 90 डेज नॉर्मल पे एप्लीकेबल। देन बुक डेप्ट अगर सबमिशन कंपलसरी किया है तो बुक डेप्ट का बाइफरकेशन दिया है क्या नहीं दिया है वो चेक करिए। देन बहुत सी बार कंडीशन होती है कि 6 महीने में बुक डेप्ट सीए सर्टिफाइड चाहिए, तो वो लिया है नहीं लिया है वो चेक करिए। ओवरऑल आपको स्टॉक स्टेटमेंट का क्वालिटी चेक करना है कि जो बोरोवर सबमिट कर रहा है whether it is having a proper quality or not, proper information giving is correct or not. देन क्रेडिटर लिस्ट की अगर बात करूं तो बहुत सी बार स्टॉक स्टेटमेंट में क्रेडिटर लिस्ट मिलती नहीं है अपने को। देन अगर सब इंफॉर्मेशन भी है तो डीपी जो प्रॉपरली कंप्यूट होनी चाहिए वो कंप्यूट नहीं होती है। देन डीपीएस हैज टू बी अपडेटेड इन द सीबीएस सिस्टम। मैंने शुरुआत में लेक्चर की आपसे बात की थी कि इनवर्ट सिस्टम चेक करना है। अगर लेट अगर आया है कोई स्टॉक स्टेटमेंट तो उसको पीनल इंटरेस्ट लगता है। ऑल्सो जो भी स्टॉक स्टेटमेंट है मोस्ट ऑफ द बैंक हैज अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट में स्टॉक स्टेटमेंट आना चाहिए। तो परचेज सेल का इंफॉर्मेशन आ रहा है नहीं आ रहा है वो चेक करिए। देन स्टॉक स्टेटमेंट हैज टू बी कंपेयर्ड। जैसे भी 31 मार्च 23 का अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो 31 मार्च का 22 का स्टॉक कितना था, एज पर फाइनेंशियल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सीए ने साइन किया हुआ है उसके हिसाब से स्टॉक कितना है वो चेक करिए। अगर दोनों में अगर लार्ज वेरिएशन है देन वी हैव टू सी द अकाउंट वेरी डिटेल कि वेरिएशन क्यों है। अगर उसका मटेरियल इम्पैक्ट है तो यू शुड कॉल फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द party why there is a variation, and if the variation is not acceptable by you, you may make an adverse comment and the DP has to be considered seeing your adverse comments. Then अगर डीपी में बैंक के हिसाब से जो डीपी निकली हुई है और आपके डीपी में अगर कोई वेरिएशन आता है तो यू हैव टू टेक योर डीपी इनटू कैलकुलेशन फॉर अराइविंग एट द एनपीए 1। स्टॉक ऑडिट के बारे में डिटेल्स में पहले भी बताया मैंने। बैंक की पॉलिसी क्या है वो चेक करिए। इलिजिबल अकाउंट फॉर स्टॉक ऑडिट वो मेंशन करिए। जिस अकाउंट में स्टॉक ऑडिट नहीं हुए उसका आपको एनएचएस अलग से मेंशन करना है। देन जिसका स्टॉक ऑडिट हुआ है, सी दैट व्हाट आर द एडवर्स कमेंट मेंशन बाय द ऑडिटर, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑन द डीपी, देन हाउ द एडवर्स कमेंट dealt by the bank officers, are they are still pending as on 31st March? If they are pending on 31st March, you have to take into your audit report and see their impact. Then जो निगेटिव कमेंट है उसने बोरोवर ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है वो भी चेक करना है आपको। और ओवरऑल अगर पूरे सिनेरियो में स्टॉक ऑडिट की वजह से अगर डीपी कम हो रही है तो आप एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर वी हैव टू कंसीडर डीपी एज पर स्टॉक ऑडिट नॉट एज पर बैंक, एंड देन व्हाटएवर नेगेटिव ऑब्जर्वेशन वी हैव टू डील इन अवर मेन रिपोर्ट आल्सो। अगर 5 करोड़ के ऊपर अगर कोई अकाउंट है वो अगर अकाउंट एनपी हो चुका है और उसमें स्टॉक अगर सिक्योरिटी है तो स्टॉक ऑडिट कंपलसरी। अगर स्टॉक ऑडिट नहीं हुआ है देन देयर इज अ बिग क्वेश्चन दैट at which value stock has to be considered. Then you have to see that अगर बैंक मैनेजर बोलते हैं कि स्टॉक 2 करोड़ रुपए का है तो आपको ये चेक करना है कि whether that stock is actually there or not, on which method the bank is taken as security. अगर आपको satisfactory evidences नहीं मिलते then you can take the stock as per your working. डीपी में अगर कोई चेंज है तो डीपी की वजह से अकाउंट एनपी में जा सकता है। मोस्ट ऑफ द बैंक सैंक्शन लिमिट जो होता है वही डीपी लिमिट सीबीएस में फीड करता है।
तो यहाँ पे आपको थोड़ा कॉशियस रहना है कि डीपी लिमिट क्या होना चाहिए था, उसके हिसाब से एनपी वर्किंग करना है। देन रेड फ्लैग अकाउंट के लिए आपको ये आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन पढ़ना है 1 जुलाई 2016 का। यहाँ पे 40 अलग-अलग फैक्टर्स दिए हुए हैं, जिसकी वजह से अर्ली वार्निंग सिग्नल आ सकते हैं। तो व्हाट इज ईडब्ल्यूएस एंड रेड फ्लैग? अगर कोई अकाउंट में इनहेरेंट वीकनेस दिख रहा है, कोई अर्ली सिग्नल दिख रहा है कि ये अकाउंट इनहेरेंट वीकनेस है कि फ्यूचर में ये अकाउंट प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो वो किस फैक्टर पे बैंक क्लासिफाई कर रही है। अगर ब्रांच लेवल पे वो सेटिस्फेक्शन हो रहा है नहीं, मार्किंग हो रहा है नहीं हो रहा है, वो चेक करना है। अगर बैंक प्रॉपरली रेड फ्लैग अकाउंट्स कर लिए, अर्ली वार्निंग सिग्नल के अकाउंट्स अलग कर रहे हैं, तो ऑप्ट इन अ लिस्ट, रिव्यू दोज इनहेरेंट वीकनेसेस कि प्रॉपरली उसको आइडेंटिफाई किया है नहीं किया है, उसका इम्पैक्ट क्या है, और वो आपको ऑडिट रिपोर्ट में डील करना है नहीं करना है। देन फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में अगर कोई भी क्वेश्चंस और रहे, तो आप मुझे इस मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पे आप भेज सकते हो। आई विल डेफिनेटली विल ट्राई टू आंसर योर ऑल क्यूरीज फॉर दिस ऑडिट ऑफ एडवांसेस। नेक्स्ट अवर वीडियोस आने वाले अपने नॉन फंड बेस्ड लिमिट के लिए। यहाँ पे एडवांसेस सेक्शन में दो सेक्शन और थे। वन इज इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन एरिया, एंड सेकंड वन इज नॉन फंड। तो ये दोनों एरिया में नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ इसमें क्यूरीज है तो आप मुझे इस नंबर पे मेंशन करिए। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सीए परीक्षित बता दे फॉर इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑन बैंक ऑडिट एज वेल एज महारेरा नॉलेज सीरीज। और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।